वंदे मातरम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 विषय हिंदी में पाठ 18 है टोपी। जो ये आपका अंतिम पाठ है जो आपके सिलेबस में इस बार है। देखिए इस पाठ में जो कवि है संजय, इन्होंने लोकतंत्र और एक तरफ राजतंत्र की तुलना की है कि राजतंत्र में तो क्या होता है, एक राजा होता है, उसके अनुसार ही सारे काम होते हैं और उसी पर डिपेंड होता है पूरा का पूरा राज्य, उसी पर निर्भर करता है। जैसा वो कहेगा, निर्दोष को भी अगर वो सजा दे देगा तो भी उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। ऐसा होता है राजतंत्र। और जो होता है ये प्रजातंत्र, इसमें सारे कार्य जनता के द्वारा होते हैं। हमारा जैसे देश है इसमें प्रजातंत्रात्मक शासन है, तो सब जो शासन के जो अधिकारी भी होते हैं वो प्रजातंत्र के द्वारा ही, जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं और वही लोग आगे जाकर कार्य करते हैं। तो इन दोनों की तुलना इस पाठ के माध्यम से, गौरैया और नर गौरैया और मादा गौरैया के माध्यम से कवि ने की है कि कैसे प्रजातंत्र होता है, कैसा लोकतंत्र हो, ये राजतंत्र होता है। तो देखिए हम पहले ये पढ़ लेते हैं। एक थी गौरैया गौरैया और एक था गौरा, नर गौरैया। दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, भिनसार होते ही, भिनसार यानी सुबह, सुबह होते ही खोते से निकल पड़ते, खोता यानी घोंसला, दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, और झुटपुटा होते यानी शाम होते ही और वापस अपने खोते में घोंसले में आ जाते। थकान मिटाते और सारा दिन के देखे सुनने से हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा, फपता है यानी सुंदर लगता है, खाक फपता है सुंदर लगता है, खाक यानी बेकार, झूठ में ही। गौरा तपाक से बोला, तपाक से यानी जल्दी से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कौन बोल रहा है? नर गौरैया। लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गौरैया बोल पड़ी। लट जीरा होता है एक अलग ही प्रकार की घास होती है कि तुमने वो खा ली दिखती है, इसलिए ऐसे बोलते हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गौरा बोला, नर गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। सरापा यानी सिर से लेकर पैर तक कपड़े ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ढक जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। मौसम की यानी अलग अलग मौसम के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से भी कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। सकत यानी शक्ति, कि कपड़े पहन पहन कर अब वो जाड़ा यानी सर्दी गर्मी बरसात को सहन नहीं कर सकता। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास यानी पोशाक। यह नीरा पोंगापन है यानी दिखावा है। गौरा बोला, नीरा यानी बिल्कुल दिखावा है ये तो। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज की ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, लटे यानी बाल, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, अपने यानी हम तो कोई कपड़े नहीं पहनते इसलिए नंगे ही सही है, गौरा कह रहा है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तो पाएगी कहाँ से? अब कौन बोल रहा है? गौरा। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते नहीं, देर नहीं लगती। टोपी उछलना यानी अपमानित होना, कि थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो बेइज्जती हो जाती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा
कह रहा है उसको कि तू इस चक्कर में मत पड़। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, समझदार था इसलिए उसको शक रहता था। जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की, ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं राह, यानी जैसी चाहत होती है वैसा रास्ता मिल जाता है। मामूल के मुताबिक अगले दिन, मामूल यानी जैसा सोचा था वैसा मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। घूरे यानी घास का जो ढेर होता है, उसमें तिनकों में जो भी कोई भी जैसे होते हैं, ज्वार बाजरे का घास का ढेर, कड़प का ढेर, उसके ऊपर दाने मिल ही जाते हैं उनको। चुगते चुगते उसे रुई का एक फहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिढ़ा कर पूछा। मिल गया मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। अब गौरा उसको एक कहानी बता रहा है कि तेरे जैसा एक बावड़ा था। गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक यानी जिससे घोड़े को मारा जाता है, वो चाबुक था बड़ा उम्दा। उम्दा मतलब अच्छा, अच्छी किस्म का और लचकदार। किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा तीन। अब क्या बच गए तीन? घोड़ा, लगाम और जीन। यानी ये तीन चीजें मिल जाएगी तो मेरा घोड़े के ऊपर सवार होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अब वो कह रहे हैं कि जैसे तुझे कॉटन मिल गई, रुई मिल गई, तो तू सोच रही है कि अब मेरे को सारी चीजें मिल जाएगी। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, ये कि अब तुझे भी ऐसे कपड़ा तो मिल नहीं जाएगा। सब काम धंधा छोड़ वह बावरा ता उम्र यह रटता रहा। बाकी बचा तीन, घोड़ा, लगाम, जीन। ये तीन ही चीजें बची है, घोड़ा, लगाम और जीन। कि उसकी तरह ही तू कर रही है। अब तेरे को तो रुई मिल गई तो तेरे को लग रहा है कि तेरे को टोपी मिल जाएगी। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? कि टोपी कैसे बनती है इसका तुझे पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई। धुनिया मतलब रुई को साफ करने वाला। और बड़े मनुआर से बोली, धुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो, यानी साफ कर दो। दुनिया बेचारा बुढ़ा था। जाड़े का मौसम यानी सर्दी का मौसम, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई यानी फटी पुरानी जो बनियान होती है। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, यानी चमड़ी में से भी पैसा निकाले, यानी बड़ा ही कंजूस है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। फोकट के यानी बिना पैसे के। उम उज्र न करो भैया, गौरैया बोली। उज्र यानी मना मत करो, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी पूरी कीमत दूंगी। इसे ढूंढ दो भैया, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी न मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी, यानी आधी मजूरी कभी नहीं मिली थी। तो इसके लिए सपना थी। वह झट तैयार हो गया। घर चो घर घर चो उसकी ताती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा धुनिये ने ले लिया और आधा गौरैया ने। इससे उत्साहित गौरा गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया, इस धुनी रुई से सूत काट दो। सूत जो काटते हैं उसे कहते थे कोरी। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसने बदन पर धजी धजी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था, यानी ओढ़ने का कपड़ा। धजी धजी यानी फटा पुराना सा। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, यानी मैं बिल्कुल भी मुफ्त का काम नहीं करता हूँ। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज से बोली, यानी आश्चर्य से बोली, सारे काम राजा के लिए होते हैं क्या? तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा, यानी उसकी तरफ देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन?
खट मरे बरधा बैठा खाए तुरंगा, कि चाहे जो बैल है वो कितनी ही मेहनत करके मर जाए, लेकिन घोड़ा बैठा बैठा खाता है। अर्थात हम चाहे उसके लिए कितनी राजा के लिए मेहनत कर लें, लेकिन वो घोड़े के समान वो राजा आराम से अपनी जिंदगी जीता है। वो है यहाँ का रिवाज। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। यानी राजतंत्र में क्या होता है, जो राजा होते हैं उसके लिए ही सारे काम होते हैं। तो यहाँ वो भी कह रहे हैं कि कोरी भी, कि यहाँ तो सारे काम राजा के लिए होते हैं। राजा जी के लघुए भगुए भी तो बहुत है। लघुए भगुए यानी उनके पीछे आगे पीछे चलने वाले लोग, इसी में उनका भी काम होता है। यानी उनका काम भी हम उन राजा जी के साथ ही होता रहता है। मुकरो मत भैया, यानी मना मत करो, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। माकूल यानी उचित, उचित मुआवजा यानी कीमत देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इससे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। यानी उसको भी लगा कि ये तो सही है कीमत, क्योंकि इतना तो राजा देता ही नहीं था। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने। कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। बागा यानी वस्त्र बुनना है, उसके कपड़े बुनने राजा के। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। कारिंदे उनके काम करने वाले। साव साव करे भाव तो चबाव करे चाकर। यानी अगर जो नौकर है वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए, साव चाहिए, उसको मेहनताना चाहिए। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया यानी काम करने लग गया। इससे बुन दे भैया, गौरैया ने सांस संजोकर कहा। हम सेंत समेत का काम नहीं करवाते, यानी फ्री में नहीं करवाते। इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा ले हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींच कर ताना वाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डरकी ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफी गफश और दब्बीस कपड़ा बुन दिया, यानी बड़ा ही सुंदर कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया, आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल पार मार ली थी, यानी 3/4 उसका काम हो गया था। अब एक ही काम रह गया था, सिलवाना। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोज से बोला। देखते नहीं राजा जी की साची रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। झब्बे यानी छोटे कपड़े। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। कुछ लेना देना तो है नहीं तुम्हारी टोपी सिल के, इसलिए मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, गवरैया बोली। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार न होगा। मुंजी यानी जो कंजूस होता है, कि कौन कंजूस ऐसे तैयार नहीं होगा। कच कच उसकी कैंची चल पर उठी और चूहे की तरह सर सर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदने भी जड़ जड़ दिए। फुंदने वाली टोपी पहनकर तो गवरैया जैसे आपे में न रही, डे टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं, राजा का हो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उठने उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुल्लस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर बैठी। अब जहाँ राजा बैठा था
वहां पे चली गई। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। टहलुओं यानी नौकरों से। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, यानी दबा रहा था। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था। चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंकुरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर दार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुदी, फदगुदी यानी फुदक फुदक कर उड़ने वाली, मेरी टोपी में 5 फुंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया, यानी उसने तो पहले वाली लाइन छोड़ दी, दूसरी शुरू कर दी। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुंदने, राजा की टोपी में फुंदने नहीं। राजा को बेहद हट्टी महसूस हुई। इस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। यह वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस गुदगुदी के फदगुदी के गर्दन मसल दो, पखने नोच लो सिपाहियों, देर न करो। पखने यानी पंख, पंख नोच दो, गर्दन मोड़ दो, यानी इसे मार डालो। खम्मा करे महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदे करना, अपने आप चली जाएगी। यानी ये मच्छर के बराबर है, इसको मारकर क्या होगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा। तब राजा सिपाहियों से बोला कि ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झट वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राजा राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची। सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी, नगीना यानी सुंदर टोपी इस मुल्क में बनाई किसने। राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली, मानिंद यानी की तरह। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और दबिश, यानी बड़ा ही सुंदर। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग, नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। नाग की मानिंद यानी तरह, नाग की तरह, सांप की तरह। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार, माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। उसने कहा सूत अच्छा था। बुनने वाले ने, इतना महीन सूत किसने काता। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई, यानी रुई अच्छी थी। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज कड़की। हाँफते छाती पीटते धुनिया हाजिर हुआ। खम्मा अंधा था, खम्मा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया सरकार, दुनिया ने जमीन पर लेट कर कहा। आगे भी आपके लिए ही करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी। नफासत यानी इतनी सुंदरता। अभय दान दे, अभय दान यानी मारने, मारने को नहीं, आप मुझे जीवन दान दे तो मैं बोलूं सरकार। दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ, यानी तुम्हें मारेंगे नहीं। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता, यानी आपके पास बहुत कुछ, आप कुछ नहीं देते। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई।
सरकार दुनिया दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आंख में अंगुली डाल कर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह। गौरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल है, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। टोपी तक नहीं जुड़ती, यानी अपनी टोपी नहीं बनवा सकता, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कंगाल है। राजा तो वाकई अकबका रह गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? पाखी यानी पक्षी। तमाम बेगार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना हो रहा था, खाली ही रहता था। इतना ऐशोराम, इतनी लश्करी, इतनी लवाजमी जिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने खुले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछाल दी गई। गवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे? क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। देखिए, इस कहानी के लेखक है संजय, यानी राजतंत्र और प्रजातंत्र के ऊपर ये कहानी लिखी गई।